नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार से बनी रह सकती है ताकि उस देश के नागरिकों को निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके और न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने न्यायिक कर्तव्यों का संपादन कर सके। न्यायपालिका शासन का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है और न्याय की व्यवस्था करता है। यदि शासन का वह अंग किसी अन्य सत्ता के अधीन हो तो वह निष्पक्षता के साथ निर्णय देने में असमर्थ होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में न्याय व्यवस्था का कोई अर्थ ही नहीं होता। इस संबंध में गार्नर लिखते हैं कि यदि न्यायाधीशों में प्रतिभा, सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायालय का ढांचा खोखला प्रतीत होता और उस अभिष्ट की सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। पहला है न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की योग्यता महत्वपूर्ण तथ्य है। न्यायाधीश योग्य, प्रशिक्षित तथा अनुभवी होने चाहिए। न्यायाधीशों में कानून का गंभीर ज्ञान होना चाहिए और उन्हें निष्पक्ष, ईमानदार तथा बाह्य प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वह योग्यताएं रखी गई हैं कि वे कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के वकील अथवा 5 वर्ष तक वहाँ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हो। न्यायभर न्यायाधीशों का वेतन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों को समुचित वेतन भत्ता मिल सके जिससे वे निश्चित होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यही नहीं, यदि एक बार उनके वेतन भत्ते नियत हो जाते हैं फिर किसी भी दशा में उनमें कमी नहीं की जानी चाहिए। उन्हें प्राप्त अन्य सुविधाओं में भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही वे निश्चित, निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं। उनके वेतन भत्ते आदि पर्याप्त एवं यथेष्ट होने चाहिए ताकि योग्य व्यक्ति इन पदों की ओर आकर्षित हो सके। अगला, न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। निश्चित कार्यकाल से उन्हें वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है और यदि पदावधि छोटी होने से कोई भी न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग कर नाजायज लाभ उठा सकते हैं। उनका कार्यकाल लंबा होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल स्थायी अथवा जीवंत पर्यंत भी हो सकता है। अवकाश ग्रहण करने की आयु पर्यंत वे अपने पद पर रह सकते हैं। केवल शारीरिक या मानसिक दुर्बलता या गंभीर अपराधों के कारण ही उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। अब न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। न्यायाधीशों को पद से हटाने की सरल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। उनकी बर्खास्तगी किसी व्यक्ति की इच्छानुसार मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की कठोर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इसका दुरुपयोग न किया जा सके। न्यायाधीशों को उस समय तक अपने पद पर बनाए रखना चाहिए जब तक उनमें कुशलता के साथ कार्य संपादन की क्षमता हो। न्यायाधीशों को विधायिका तथा कार्यपालिका से भी स्वतंत्र कर जाना चाहिए। यदि कार्यपालिका उनके कार्यों में हस्तक्षेप करेगी तो नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। न्यायाधीशों को राजनीतिक दलों से दूर रहना चाहिए ताकि उनके विचार तटस्थ रह सके। यदि न्यायाधीश किसी भी अंश तक कार्यपालिका के अधीन या दबाव में होगा
तो वह अपनी निर्भीकता एवं निष्पक्षता की रक्षा नहीं कर पाएगा। अब न्यायाधीशों का चयन, कि न्यायाधीशों का चयन कैसे होना चाहिए। आजकल की न्यायाधीशों की नियुक्ति के कई तरीके प्रचलित हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं। पहला, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। भारत और अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य कार्यपालक द्वारा एक निश्चित समय के लिए की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है, किंतु उन्हें हटा नहीं सकता। ऐसी नियुक्ति का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, लेकिन राष्ट्रपति की व्यक्तिगत पसंद में दलीय भावना आदि के प्रभाव की संभावना इसमें रहती है। अब विधायिका द्वारा नियुक्ति। कतिपय देशों में विधायिका के सदस्यों द्वारा भी न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है। स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन विधायिका द्वारा ही होता है, लेकिन इस प्रणाली में कई दोष हैं। विधायिका द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रचलित के अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल है। और यदि विधायिका द्वारा इनका निर्वाचन होगा तो इससे दलगत राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। दलीय आधार पर चुने गए न्यायाधीशों से निष्पक्ष न्याय की आशा करना व्यर्थ होगा। अब जनता द्वारा चुनाव निर्वाचन। न्यायाधीशों को जनता द्वारा भी चुना जाता है। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों और अमेरिका के कुछ राज्यों में भी व्यवस्था आज विद्यमान है। इस प्रणाली के समर्थन में यह तर्क दिए जाते हैं कि यह जनतंत्र की भावना के अनुकूल है तथा यह व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल है। जनता द्वारा निर्वाचित होने पर न्यायाधीश विधायिका के दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर कार्य करते हैं। इस पर प्रोफेसर लास्की का कहना है कि नियुक्ति के जितने भी तरीके हैं उनमें जनता के द्वारा नियुक्ति सबसे बुरी है। गार्नर ने कहा, यह तरीका न्यायाधीशों को राजनीतिज्ञ बना देगा। जनता द्वारा चुने गए न्यायाधीश कभी भी निष्पक्ष, ईमानदार और सम्मानित नहीं हो सकते। जब वे दलीय आधार पर चुने जाएंगे तो उनके निर्णय भी पक्षपातपूर्ण होंगे। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि नियुक्ति के विभिन्न तरीकों में कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था श्रेष्ठ है, लेकिन एक बार नियुक्त करने के बाद कार्यपालिका को न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अब है न्यायपालिका का संगठन। इसका संगठन किस प्रकार से है? न्यायिक व्यवस्था के संगठन का सभी देशों में एक सा ढांचा नहीं पाया जाता। एकात्मक और संघात्मक राज्यों में पाई जाने वाली न्यायिक व्यवस्था के ढांचे में अंतर पाया जाता। इसी प्रकार साम्यवादी और अधिनायकवादी व्यवस्था के न्यायिक ढांचे में भी अंतर देखने को मिलता। फिर भी प्राय सभी देशों की न्यायिक व्यवस्था के संगठन में मोटे रूप से कई विशेषताएं पाई जाती हैं। जिस पहली है पिरामिड की तरह संरचना। प्राय सभी देशों में न्यायपालिका का संगठन पिरामिड की तरह होता है। सभी देशों में न्यायपालिका का संगठन एक ऐसी श्रृंखला के रूप में होता है जिसमें निम्न स्तर के न्यायालयों के ऊपर उच्च स्तरीय न्यायालय होते हैं और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। न्यायिक संरचना में ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों न्यायालयों की संख्या घटती जाती है और अंत में शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय में पीठ व्यवस्था। प्राय सभी देशों में सर्वोच्च न्यायालय में बेंच व्यवस्था का प्रावधान है। बेंच व्यवस्था में हर न्यायाधीश को जांच करने, बोलने और निर्णय देने की स्वतंत्रता है। हर न्यायाधीश विचाराधीन मुकदमे पर अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखते हुए निर्णय देता है। हर मुकदमे की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय पीठ के रूप में कार्य करता है। पीठ में न्यायाधीशों की संख्या
मुकदमे के महत्व पर निर्भर करती है। हैमिल्टन के अनुसार अति विचार विमर्श की पक्की व्यवस्था करने के लिए मुकदमे न्यायाधीशों की बेंच के निर्णय हेतु रखे जाते हैं। सामान्य प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था। कतिपय देशों में दो प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं, सामान्य और प्रशासनिक न्यायालय। इन देशों में यह माना जाता है कि व्यक्ति की नागरिक रूप में और प्रशासनिक आधिकारिक रूप में अलग अलग भूमिका होती है। इसलिए सामान्य नागरिकों के मुकदमे की सुनवाई हेतु सामान्य न्यायालय तथा प्रशासनिक अधिकारियों के मुकदमों की सुनवाई हेतु प्रशासनिक न्यायालय होने चाहिए। फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी में इसी प्रकार की न्याय व्यवस्था है। कई देशों में कुछ विशेष प्रकार के न्यायालय भी होते हैं। कुछ देशों में न्यायालयों का संगठन विशेषीकरण के आधार पर होता है, जैसे दीवानी, फौजदारी, प्रशासनिक और संवैधानिक मामलों के अलग अलग विशेषीकृत न्यायालय होते हैं। पश्चिमी जर्मनी में दीवानी, फौजदारी, प्रशासनिक और संवैधानिक मामलों में अलग अलग न्यायालय हैं। विशेषीकृत न्यायालय व्यवस्था का स्वेच्छाचारी शासनों में अधिक प्रयोग होता है। इन देशों में सैनिक अदालतों का गठन किया जाता है। धन्यवाद।